तो आप उस आरक्षण के आड़ में जातीय असमानता को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उसे शाश्वत बनाए रखना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुझे मिल रहा है और वही आपको मिल रहा है, तो फिर किस बात का आरक्षण भाई? सरकार की हुकूमत में ये ताकत है कि वो 10 साल में 50 लाख से अधिक रोजगार क्रिएट कर सके। सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर विचार है कि आरक्षण किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। कि जो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड उससे मतलब नहीं है, शिक्षा अब सबके लिए समान हो गया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में समानता हो। 3 चीज़ों में आरक्षण नहीं होने चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान। ये क्योंकि ये तीनों चीज़ें किसी भी देश के विकास के लिए उसकी रीढ़ होती है। उसका तो संविधान कह रहा है कि जातीय समानता लाना है, और एक और आप आरक्षण की राजनीतिक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप आरक्षण का दाव करें। आप क्या कहिएगा जो पेपर लीक हो जा रहा है बीपीएससी का? अब इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी। कट ऑफ क्या जाएगा, 80 से ऊपर जाएगा या 75 से ऊपर जाएगा, ये कहना मुश्किल है। और ख़ास करके अगर जनरल कैटेगरी में है तो उन लोगों के तो और बेरोजगारी का सबसे मूल कारण जनसंख्या है। मूल कारण पे कोई बात नहीं करता। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, वो कारण है जनसंख्या, और बेरोजगारी उसका परिणाम है। तो जनसंख्या नियंत्रण पे होना चाहिए बात, न कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिसमें अभद्र टिप्पणी भी किए थे, उसको लेकर आप क्या कहिए? उनका वो सेंस सही था, शब्द चयन गड़बड़। मैं सिवान हूँ और सिवान का ये डीएवी उच्च विद्यालय है, और यहाँ पे आज दरोगा एसआई का एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं बाहर निकले हुए हैं, और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे गया, क्वेश्चन किस तरह का था। कोई उटपटांग क्वेश्चन तो नहीं था, क्योंकि जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ऐसा हुआ है कि उटपटांग क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ाया कुछ गया है, तैयारी कुछ हुआ है, और क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीक़ों पर पूछा गया है। इनको दिखाइए और इन लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिवान के ही रहने वाले हैं, और महाराजगंज के आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एसआई का एग्ज़ाम अब दिए। एसआई का एग्ज़ाम में पेपर ये लगा कि क्वेश्चन मतलब अच्छा है, प्रश्न अच्छा आया है, और अगर जितने भी अभ्यर्थी अगर ढंग से पढ़े होंगे, हाँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट एग्ज़ाम अब यही हो रहा है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी 6 to 12 तक अगर जिन बच्चों का अच्छे से पकड़ होगा वो क्वेश्चन अच्छा करके आए होंगे। अच्छा, इसमें जैसे बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया है, ये जो एसआई का जो एग्ज़ाम लिया है वो बीपीएससी लिया है, और बीपीएससी का भी पेपर लीक हो जा रहा है, हुआ भी है। इसके विषय में आप क्या कहिएगा जो पेपर लीक हो जा रहा है बीपीएससी का? अब इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी करके आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 200-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आते हैं, और जब यहाँ पे आते हैं पेपर देते हैं, एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं, तब पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। फिर उनके ऊपर क्या गुजरता होगा? आप तो एक अभ्यर्थी हैं, आपको तो दर्द दुख पता ही होगा। अभी तक तो मतलब इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये काफ़ी मतलब कदाचार से मुक्त परीक्षा हुई है अभी तक आयोग के द्वारा। मतलब इस परीक्षा की बात कर रहा हूँ, 1275 वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ है, इसमें अभी कहीं पर कोई सूचना नहीं है ऐसी कि कहीं पेपर लीक हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो। बाकी मतलब अभी तक तो ये सब ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अच्छा, आप अभी एग्ज़ाम देकर निकले, अब कट ऑफ क्या जा सकता है आपको अनुमानित, जो अनुमान लगा सकते हैं? कट ऑफ कहने का, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था, जितने भी पढ़ने वाले लड़के होंगे अच्छा किए होंगे, तो कट ऑफ के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग भीड़ बहुत है। लगभग 5 से 8 लाख के बीच में भीड़ जो है, विद्यार्थी जो है फॉर्म अप्लाई किए थे। हाँ, अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। तो और क्वेश्चन भी अच्छा, प्रश्न भी अच्छा आया था, तो पढ़ने वाले बच्चे अच्छा किए होंगे, स्कोर अच्छा किए होंगे। तो इसमें कट ऑफ अब क्या जाएगा, 80 से ऊपर जाएगा या 75 से ऊपर जाएगा, ये कहना मुश्किल है। और ख़ास करके अगर जनरल कैटेगरी में है तो उन लोगों के तो और मुश्किल। अच्छा, ये 75% वाली क्या राजनीति है? अगर प्रश्न अच्छा आया है तो सिर्फ मेरे लिए तो अच्छा नहीं आया है। अगर हम किए हैं, अगर मान लीजिए कि हम मुझे लग रहा है कि हम 70 नंबर सही किए हैं, 70 क्वेश्चन सही किए हैं, 75 प्रश्न सही किए हैं, तो ये तो सबके लिए होगा जो भी पढ़ा होगा।
और वैकेंसी है कम। तो जब क्वेश्चन टफ नहीं हो रहता है, अगर क्वेश्चन मॉडरेट अगर सही है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। और जब प्रश्न क्लिष्ट देता है, टफ देता है, तो कट ऑफ का ग्राफ नीचे कम होता है। तो अब डिपेंड करता है, अब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद पता चले क्या कट ऑफ है और क्या कैसा है। अच्छा, ये हम सुने 75% वाली जो राजनीति है, इसी इसके पीछे क्या राजनीति है 75% वाला? देखिए अभी तो शायद इस बहाली में वो अभी नियम लागू नहीं हुआ है 75% वाला। देखिए 75% हो या 50% हो या 30% हो, आरक्षण का अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत, अगर किसी को आरक्षण मिल रहा है तो उसे तो लाभ होगा ही, तो उसकी आलोचना करने से बचेगा। लेकिन अगर ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर के राष्ट्रहित में होती है। तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि आरक्षण किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, आरक्षण की जो अस्थायी प्रबंध है, सब किसी को मालूम है कि आरक्षण हमारे संविधान में एक अस्थायी प्रबंध है, इसे 10 साल पे रिन्यूअल किया जाता है जी। हो सकता है ये जिस समय लागू हुआ हो उस समय वैसी परिस्थितियाँ हुई हो जिसके वजह से ये लागू करना पड़ा, जो भी पिछड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में लाने की। लेकिन अब स्थिति ये है कि ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप ले रहे हैं वही मैं भी ले रहा हूँ। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में भी मैं पढ़ रहा हूँ। जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, डिजिटल पूरा दुनिया ग्लोबलाइज हो, पूरा इस डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। इसमें पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं मोबाइल के थ्रू, और लगभग सभी लोगों के पास मोबाइल है, और अधिकतर बच्चे आजकल, हम भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, ये भी ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो और बाकी कोई लगभग ऑनलाइन आ गया है। तो इसमें तो है नहीं कि अगर किसी को पहले होता था कि अगर पैसा नहीं है, उसके इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उसे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता था। क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता था कहाँ, अपने गाँव से दूर कहीं पटना या दिल्ली जाने पर। तो साल भर अगर रह के वहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करना पड़ता था। तो जिन लोग जो पिछड़े हुए थे उनके पास पैसा नहीं था तो वो नहीं ले पाते थे और पिछड़े ही रह जाते थे। लेकिन अब की स्थिति ऐसी है कि अब पढ़ने के लिए ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना पटना जाना पड़ेगा, ना इलाहाबाद, ना प्रयागराज, ना बनारस, कहीं नहीं। घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा। और जिस शिक्षक से मतलब मैं पढ़ूंगा उसी से आप भी पढ़िएगा। जो पिछड़ा हुआ है वो भी वही पढ़ रहा है और वो भी मैं ही पढ़ रहा हूँ। यानी आपका कहना है कि जो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड उससे मतलब नहीं है, शिक्षा अब सबके लिए समान हो गया है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में समानता हो गई है। जब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुझे मिल रहा है और वही आपको मिल रहा है तो फिर किस बात का आरक्षण भाई? यानी आपके कहने का अर्थ है कि जो आरक्षण मिल रहा है ये हट जाना चाहिए। इसे नहीं, अब इसकी समीक्षा की आवश्यकता है और समीक्षा करके धीरे धीरे इसे समाप्त करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब असमानता नहीं है। और आरक्षण, जातीय आधार पर आरक्षण देने का मतलब ये है कि समाज जातीय समानता लाना। तो जातीय अगर समानता लाना है तो एक और तो संविधान कह रहा है कि जातीय समानता लाना है, और एक और आप आरक्षण की राजनीतिक, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप आरक्षण का दाव खेल रहे हैं। तो इसमें राजनीति ये जब तक आरक्षण रहेगा, ये तो असमानता है, आरक्षण असमानता है। ये जब तक रहेगा जातीय असमानता समाप्त कभी भी नहीं हो सकती है। तो अगर इसे समाप्त करना है, या तो आप समाप्त, एक बात, या तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं है समाप्त करने की, और नहीं तो आप उस आरक्षण के आड़ में जातीय असमानता को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उसे शाश्वत बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए और एक बात, अगर बाकी सब चीज़ों में आरक्षण रहती भी है, 3 चीज़ों में आरक्षण नहीं होने चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान। ये क्योंकि ये तीनों चीज़ें किसी भी देश के विकास के लिए उसकी रीढ़ होती है, उसका स्तंभ होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान, इन 3 चीज़ों में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसके लिए 650 वाले को न करके 450 वाले को नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो
ऐसा होगा तो फिर ना हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से हो पाएगा, कहाँ से रिसर्च हो पाएगा, कहाँ से इन्वेंशन हो पाएगा। तो किसी भी देश के विकास करने के लिए ये एक बहुत बड़ी बाधा है और मैं इसे वायरस के रूप में देखता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, बाकी लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं लगता है कि जो आरक्षण हमारे देश में है, वो चाहे जाति के को लेकर हो, वह देश के प्रगति को रोक रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है? हमें पता है, जहाँ बैक बाउंस करना चाहिए उसको धक्का देना चाहिए, वहाँ ये जो आरक्षण है वो देश की विकास को खींच रहा है नीचे। जिस समय ये आया था उस समय इसका उद्देश्य सही था, जिस समय इसे लाया गया था उस समय इसका उद्देश्य सही। उस समय पिछड़े वर्गों को बूस्ट करने का मौका दिया गया था, जो कि वो हो चुके हैं, और वो हो चुके हैं, लेकिन अब वो ये आरक्षण जो है ये हटा देना चाहिए। आपके दृष्टिकोण से, आपका ये व्यक्तिगत जो इसकी अब समीक्षा की ज़रूरत है, इसकी इस आरक्षण की समीक्षा और इसका दायरा ना बढ़ाया जाए। नहीं तो ये पता है इससे अब जातीय जनगणना हुई है, अब जातीय जनगणना हुई है, जिसका जितना अधिक संख्या उसकी उतनी अधिक आरक्षण। हाँ हाँ। अब हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण की। हाँ। और एक और कहेंगे कि जिसकी अधिक जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण दिया जाएगा। हाँ। तो इससे तो और होड़ मचेगा भाई जनसंख्या वृद्धि में। और बेरोजगारी का सबसे मूल कारण जनसंख्या है। हाँ। मूल कारण पे कोई बात नहीं करता है, मूल कारण पे कोई बात नहीं करेगा, कोई शासन कोई सत्ता बात नहीं करेगी मूल कारण पे। लेकिन बेरोजगारी का मूल कारण अगर ढूंढा जाए, सबसे मूल कारण, आपके पेट में दर्द है? बिल्कुल है तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है जी, और ये बात आपको मालूम है। हाँ। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर खा रहे हैं, आराम होगा, फिर कुछ देर के बाद दर्द करेगा, फिर पेन किलर खाइएगा, फिर वो आराम होगा। लेकिन आप कारण का इलाज नहीं कर रहे हैं, आप परिणाम का इलाज कर रहे हैं। जो परिणाम मिला है उसको परिणाम का इलाज कर रहे हैं, दर्द हुआ है उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन कारण है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कारण का इलाज उसकी सर्जरी है। तो उस गॉल ब्लैडर में जो स्टोन फंसा हुआ है उसकी सर्जरी करके निकाल देंगे तो आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही है जनसंख्या और बेरोजगारी में वही संबंध है। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, वो कारण है जनसंख्या, और बेरोजगारी उसका परिणाम है। तो जनसंख्या नियंत्रण पे होना चाहिए बात, न कि बेरोजगारी पे। अच्छा, एक बात, अभी जनसंख्या की बात जैसे आप किए, अभी फिलहाल ही नीतीश कुमार जो, सुने ना एक मिनट, एक दिन में भारत में जनसंख्या वृद्धि 72,000 बच्चे पैदा होते हैं। हमने माना कि 22,000 की मृत्यु हो जाती होगी, मान लेते हैं 50,000 एक दिन में, एक महीना में 15 लाख हुआ, एक साल में 1,80,00,000 हुआ, लगभग अप्रॉक्स 2 करोड़। 10 साल में वो 20 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी, 10 साल में 20 करोड़ हो जाएगी। किसी सरकार की हुकूमत में ये ताकत है कि वो 10 साल में 50 लाख से अधिक रोजगार क्रिएट कर सके, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर से लेकर के? कभी नहीं। 50 लाख रोजगार पैदा हुआ, जनसंख्या बढ़ के हुआ 20 करोड़, 19.5 करोड़ कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे 19.5? इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? जनसंख्या नियंत्रण ये होना चाहिए। जो हमारे दर्शक लोग हैं उनसे बताइए कि जो जनसंख्या नियंत्रण, दर्शक जितने हैं वो तो काफ़ी समझदार हैं, वो लोग समझदार हैं। आप प्रश्न करें उसका मैं प्रत्युत्तर दूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी फिलहाल नीतीश कुमार जो सभा में जो भाषण दिए थे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जिसमें अभद्र टिप्पणी भी किए थे, उसको लेकर आप क्या कहिए? उनका वो सेंस सही था, शब्द चयन गड़बड़ था। जिस भावना से वो कह रहे हैं उद्देश्य सही था, शब्द चयन गलत था। अब जैसे मान लीजिए कि हम अपने पिताजी को पापा कहते, मतलब पिताजी कहते हैं, हैं? मम्मी को मम्मी कहते हैं। तो अब पिताजी को कहना है तो हम ही थोड़ी कहेंगे कि मेरे मम्मी के हस्बैंड कहाँ हैं आप? अरे मेरे मम्मी के हस्बैंड आइए इधर, कहेंगे हम? कभी नहीं कहेंगे। ये अभद्र भाषा है, सेंस वही है, उसके पिताजी को अपना कह रहा है, लेकिन शब्द चयन गड़बड़ है। तो जब शब्द चयन गड़बड़ है तो फिर आलोचना तो होगी। यानी वो जो भाषण दिए उसमें उनका उद्देश्य सही था, लेकिन उनका जो शब्द का चयन था वह गड़बड़ था, वह गलत किए थे। शब्द उद्देश्य के साथ शब्द चयन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक
वैसे सत्ता पर या एक प्रतिष्ठित पद पे जब है तो शब्दों का थोड़ा मर्यादा रखना चाहिए। हाँ, सबको रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। तो वो तो उनसे लोग इंस्पायर होते हैं, तो उद्देश्य उनका सही था शब्द चयन करना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट में जरूर डालिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।